हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को अपने इस ए कुमार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी कर रहे तमाम छात्रों को हमारा चैनल ये स्वागत करता है। और इस चैनल के माध्यम से हम जीएस सेगमेंट को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें जीएस को आसानी से या किस तरह से हम लोग अपने माइंड में ड्रिल अप कर सकते हैं, इसको लेकर के हमारा चैनल लगातार रिसर्च के आधार पर वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर रहा है। तो आइए चलिए हम लोग सीधे स्टडी की ओर बढ़ते हैं। और हमारा उद्देश्य है कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट को आप लोगों के सामने रखना, ताकि एग्जाम्स के दृष्टिकोण से जो टॉपिक होगी वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट के आधार पर हमने फिलहाल 2 प्लेलिस्ट दिया है आप लोगों को। एक फिजिक्स का चल रहा है और दूसरा पैरेलली हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का चल रहा है। तो दोनों को लगभग सिमिलरली एक समान लेकर के हम लोग चल रहे हैं। एक टॉपिक इसका कंप्लीट करवा रहे थे, एक टॉपिक उसका कंप्लीट करवा रहे हैं। और कंटेंट, आप यकीन मानिए, आपको जो कंटेंट हमारे इस चैनल पे मिल रहा है वो कंटेंट आपको बहुत ढूंढने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद आपको मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमसे जुड़े रहें। और अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो हमारे इस चैनल को थोड़ा सा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे चैनल से जुड़ सके। तो इसी कड़ी में चलिए हम लोग आगे पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मॉडर्न हिस्ट्री में हमने 1857 की क्रांति को पढ़ा था, और 1857 की क्रांति को जब हमने पढ़ा तो उसकी प्रकृति कैसी थी, स्वरूप कैसा था, इन तमाम पहलुओं पर हमने डिटेल एकदम एक्सप्लेन किया, डिटेल रूप से हमने उसको विश्लेषण किया था, ताकि आपको समझने में बिल्कुल आसानी होगा। तो अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे आए हैं, और दूसरा टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको दिख रहा होगा, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के तहत जितने भी कार्य हुए भारत में, उन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आज का जो चर्चा का विषय रहने वाली है, लेक्चर का जो मेन केंद्र बिंदु रहने वाला है, वो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को लेकर के है। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री का ये वैसा टॉपिक है जहां से एक प्रश्न, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस हो, इन सभी एग्जाम्स में यहां से प्रश्न बनते हैं। और अगर आप बेहतरीन तरीका से पढ़ के जाते हैं तो आपको कहीं से कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की जो शुरुआत हुई है भारत में, वो 19वीं से 20वीं सदी के बीच हुई है। 19वीं से 20वीं सदी के बीच हुई है। और क्षेत्र हमारा क्या था? तो क्षेत्र हमारा बंगाल प्रांत था। यानी हम बोल सकते हैं कि बंगाल प्रांत से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई, और 19वीं 20वीं सदी में इसको प्रारंभ किया गया। तो अब सवाल ये उठता है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? किसके द्वारा चलाया गया था? तो बंगाल प्रांत से राजा राममोहन राय ने भारत में सबसे पहले सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो आज का लेक्चर का केंद्र बिंदु हमारा राजा राममोहन राय रहने वाले हैं। तो चलिए राजा राममोहन राय के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, राजा राममोहन राय को नव जागरण का दूत कहा जाता है। आप याद रखिएगा, स्टार मार्क लगा लीजिए, यहां से क्वेश्चन बनता है। भारत में नव जागरण का दूत किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय को कहा जाता है। उसके बाद सुधार आंदोलन का जनक या पिता, सुधार आंदोलन का जनक या पिता, ये भी राजा राममोहन राय को कहा जाता है। और आधुनिक भारत का पिता भी राजा राममोहन राय को कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद याद रखिए कि पत्रकारिता का अग्रदूत, यानी आपसे पूछा जाए कि भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो पत्रकारिता का अग्रदूत भी राजा राममोहन राय को ही कहा जाता है। एकदम फैक्चुअल डाटा है, आप लोग सीधे इसको याद करके रखिए।
3-4 पॉइंट हमने बताया, यहां से कई एग्जाम्स में लगातार प्रश्न बन रहे हैं। उसके बाद आइए देखते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में हम लोग समझते हैं। तो इनका जन्म 1772 ईस्वी में हुआ था। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में हुआ था। इनकी माता का नाम तारनी देवी और पिता का नाम रामाकांत राय। और इनका जो जन्म हुआ था बंगाल प्रांत में ही जन्म हुआ था, ये बंगाल में ही जन्म लिए थे। और इनकी शिक्षा दीक्षा यानी इनकी जो पढ़ाई लिखाई प्राथमिक स्तर की थी, उच्च स्तर की थी, तो इनकी शिक्षा दीक्षा का जो केंद्र बिंदु रहा वो पटना और बनारस रहा। इनके भाई का नाम जगन मोहन राय था और जगन मोहन राय की पत्नी अलका मंजरी थी। देखिए 19वीं 20वीं सदी में ब्रिटिश के द्वारा भारत में तर्कवाद और विज्ञानवाद को बढ़ावा दिया जा रहा था। और राजा राम मोहन राय तर्कवाद और विज्ञानवाद के बहुत बड़े समर्थक थे। वो तर्क को समझते थे, तर्कपूर्ण स्थिति को समझना चाहते थे और विज्ञानवाद में विश्वास रखते थे। तो उनको लगता था कि भारतीय समाज में, जो भारतीय धर्म में जो कुरीति है, उस कुरीति को दूर किया जा सकता है तर्कवाद और विज्ञानवाद की सहारा को लेकर के। तो अंग्रेजों से काफी अच्छा खासा प्रभावित थे राजा राम मोहन राय, क्योंकि अंग्रेजों ने तर्कवाद और विज्ञानवाद का क्या किया था, विकास किया था। उसके बाद आगे देखें तो राजा राम मोहन राय हिंदी, उर्दू, फारसी, हिब्रू, लैटिन, संस्कृत इत्यादि मिलाकर के लगभग 14 से अधिक भाषा को जानते थे। तो राजा राम मोहन राय लगभग 14 से अधिक भाषा को जानते थे। संस्कृत भी जानते थे, लैटिन भी जानते थे, हिब्रू के बारे में कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद इनकी विचारधारा की हम लोग बात करें, इनकी विचारधारा पे बात करें तो ये मूर्ति पूजा के प्रबल विरोधी थे। यानी भारतीय समाज में, खास करके हिंदू धर्म में जो मूर्ति पूजा चल रही थी, मूर्ति पूजा परंपरा को इसने तोड़ने का प्रयास किया, उसका विरोध किया। यानी मूर्ति पूजा के ये प्रबल विरोधी थे। उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं बहुदेववाद के भी ये बहुत बड़े विरोधी थे, कट्टर विरोधी थे। बहुदेववाद को नहीं मानते थे, यानी बहुदेववाद के खिलाफ थे। उसके बाद बाल विवाह का विरोध किया इन्होंने, सती प्रथा का जमकर विरोध किया। उसके बाद इनकी विचारधारा बिल्कुल एकेश्वरवादी था। इनकी विचारधारा एकेश्वरवादी था, यानी एकेश्वरवादी में ये विश्वास करते थे। उसके बाद आप अगर देखें सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, तो 19वीं सदी और 20वीं सदी के बीच जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ वो नारी केंद्रित था। नारी केंद्रित था यानी कि समाज में महिलाओं के ऊपर जो शोषण और अत्याचार हो रहे थे, साथ ही साथ भारतीय समाज में दलितों के ऊपर जो शोषण और अत्याचार हो रहे थे, उनके शोषण और अत्याचार को लेकर के राजा राम मोहन राय ने उनके विरुद्ध हो रहे शोषण को हटाने के लिए आवाज उठाई ताकि महिलाओं का उत्थान हो सके। दलितों के साथ जो छुआछूत की भावना थी, दलितों को मंदिरों में जाने से रोका जा रहा था, यानी दलित के प्रति जो भारतीय समाज में एक हीन दृष्टिकोण, हीन विचारधारा फैली हुई थी, उन विचारधारा के विरुद्ध इन्होंने दलितों का उत्थान करना चाहा। इसको लेकर के इन्होंने सामाजिक धार्मिक आंदोलन की शुरुआत किया। तो अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनता है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो हुआ था वो कैसा था, हम लोग बोलेंगे नारी केंद्रित था। नारी में खास करके महिला, उसके बाद दलित। महिलाएं अब किस तरह से शोषित होती थी, महिलाओं के लिए सती प्रथा था, जो सती प्रथा समाज की सबसे बड़ी बुराई थी, कुरीति थी। तो सती प्रथा के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। उसके बाद इनके द्वारा कई पुस्तक लिखा गया। देखिए बुक लिखा गया, काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए आप तैयारी करते समय आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि हमें किसी भी टॉपिक को कितना पढ़ना है, किस टॉपिक को कितना पढ़ना है और कितना छोड़ देना है। तो इसी एस्पेक्ट के साथ हम लोग तैयारी करवा रहे हैं ताकि आपको कितना पढ़ना है, कितना अंदर जाके पढ़ना है, जो हमारे एग्जाम
के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ बुक आप एकदम याद रखिएगा, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये राजा राम मोहन राय की पुस्तक है। उसके बाद एकेश्वरवादियों का उपहार, जिसको तूफात उल मुबाउद्दीन कहा जाता है, ये भी राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया। और इनकी सबसे फेमस पत्रिका थी संवाद कौमुदी, जो बंगाली में छपती थी, और इसी में इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। उसके बाद ये भी कई बार एग्जाम्स में, बीपीएससी में भी कई बार प्री में एग्जाम पूछ चुका है कि मिरातुल अखबार किसके द्वारा लिखा गया था। तो मिरातुल अखबार फारसी भाषा में लिखी जाती थी, और फारसी भाषा में लिखने का जो काम करते थे ये राजा राम मोहन राय ही करते थे। उसके बाद इनकी पुस्तक रही, पुस्तक को आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आगे हम लोग बढ़े तो अंग्रेजी शिक्षा यानी पाश्चात्य शिक्षा जो थी, अंग्रेजी शिक्षा जो ब्रिटेन के द्वारा भारत के ऊपर थोपा गया था, उनके ये समर्थक थे। यानी ये चाहते थे कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा यानी पश्चिमीकरण को बढ़ावा मिले, यानी अंग्रेजी भाषा का विकास हो। और अंग्रेज समर्थन होने के कारण ये अंग्रेजों के सहायता से ही इन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने और कब किया, तो 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। उसके बाद एक साल बाद 1816 ईस्वी में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया। याद रखिएगा, वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया। फिर 1817 ईस्वी में, एक साल बाद 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। और हिंदू कॉलेज की स्थापना करने में एक ब्रिटिश अधिकारी डेविड हेयर्ड ने इनका सहयोग किया था। देखिए, आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे, अंग्रेजों के समर्थन थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके समर्थन करते थे। समर्थन करते थे, लेकिन आंख बंद करके समर्थन नहीं करते थे। देखिए, डेविड हेयर की सहायता से इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। इनका मानना था कि भारतीय धर्म, भारतीय समाज तब तक नहीं सुधरेगी जब तक उन्हें शिक्षित नहीं किया जाएगा। देखिए, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इनका मानना था कि लोगों को शिक्षित किए बगैर हम अपनी बातों को या समाज में जो बुराई फैली हुई है, इन बुराइयों को दूर हम कर ही नहीं सकते हैं, अर्थात उनको हम समझा ही नहीं सकते हैं। इसके लिए लोगों को शिक्षित होना पड़ेगा। तो लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना किया 1817 ईस्वी में। उसके बाद ये बात आप ध्यान रखिएगा, उसके बाद 1821 ईस्वी में कलकत्ता यूनिटेरियन, 1821 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन की स्थापना किया। चलिए, उसके बाद हम लोग आगे देखें तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी को 20 अगस्त 1828 ईस्वी को इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना किया। ये कई बार कई एग्जाम्स में पूछ चुका है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, तो 20, आजकल डेट देखिए, डेट याद रखिए। जनरल कंपटीशन में जीएस का जो क्वेश्चन टफ हो रहे हैं आजकल, वो डेट को लेकर के, बताइए किसको पता नहीं होगा कि ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा की स्थापना 1828 ईस्वी में हुआ। हाँ, अगर यही डेट के साथ आपको ऑप्शन दे दें कि 20 अगस्त को हुआ, 20 सितंबर को हुआ, 20 सब में 1828 लगा दे, देखिए कितने लोगों को पता होगा। यानी कि जो जाना हुआ क्वेश्चन होगा ना, वो गलती हम लोग कर लेंगे। तो डेट, आजकल जो छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं काफी खतरनाक होते हैं, क्योंकि डेट के साथ पूछ दिया जाता है। तो ब्रह्म सभा की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को हुआ। ब्रह्म सभा आप बोल सकते हैं या ब्रह्म समाज बोल सकते हैं। और इन्हीं सभा के माध्यम से इन्होंने 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया। और सती प्रथा का अंत करने में लॉर्ड विलियम बेंटिंग का बहुत बड़ा योगदान था। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 की धारा 17 के तहत भारत में सती प्रथा, यानी भारत में जो सती प्रथा चल रही थी, उसको कानून बनाया। देखिए, सती प्रथा के पीछे बहुत बड़ी मिथक है। सती प्रथा
सती प्रथा आप लोगों को पता होगा, अगर किसी महिला की पति का देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को उनके पति के चिता के साथ उन महिलाओं को भी जला दिया जाता था, जबरदस्ती जला दिया जाता था। और इसलिए जला दिया जाता था कि उस समय समाज में भ्रांतियां फैली हुई थी कि विधवा महिलाओं को ना तो उसके ससुराल वाले एक्सेप्ट करते थे और ना ही उनके घर वाले, उनके मायके के घर वाले लोग एक्सेप्ट करते थे। यानी समझ सकते हैं आप, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय समाज में महिलाओं की स्थिति क्या रह गई होगी। बाल विवाह प्रचलन में था, यानी महिलाओं की स्थिति बदतर होगी, एकदम बिल्कुल बदतर होगी। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सती प्रथा कैसी स्थिति रही होगी, महिलाओं के साथ, महिलाओं के जीवन के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता था। बहुत ही निंदनीय, शोचनीय घटना घटित होती होगी। तो इनको, इस प्रथा को, इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय मजबूती के साथ आगे बढ़े। राजा राम मोहन राय एक ब्राह्मण परिवार से थे, बंगाल के ब्राह्मण परिवार से थे। इनको तब आहत हुआ जब इनके अपने ही भाई जगमोहन राय की पत्नी, यानी इनकी भाभी मंजरी, यानी अलका मंजरी का निधन हो, यहां ध्यान रखिएगा कि जगनमोहन राय की मृत्यु हो जाती है, यानी इनके भाई की मृत्यु हो जाती है। तो इनके भाई के साथ ही इनकी पत्नी, यानी इनकी पत्नी जगनमोहन राय की पत्नी अलका मंजरी को उन्हीं के चिता के साथ राजा राम मोहन राय के सामने बांध करके जबरदस्ती दफना दिया, मतलब जला दिया जाता है। तो इस बात से आहत हुई राजा राम मोहन राय को कि ये जो प्रथा है समाज में बहुत बड़ी बुराई है, बहुत कुप्रथा है, इसको जल्द से जल्द हमें समाप्त करना पड़ेगा। और राजा राम मोहन राय उस घटना से क्षुब्ध होकर के, प्रेरित होकर के, हताश होकर के लॉर्ड विलियम बेंटिंक को सलाह दिया कि आप सती प्रथा को पूरी तरह से बैन कीजिए। तो इन्हीं के आग्रह पर 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत हुआ और इसके लिए धारा 17 बना। धारा 17 के तहत 1829 ईस्वी में सबसे पहले बंगाल में सती प्रथा का अंत हुआ और बंगाल के बाद आप देख सकते हैं 1830 ईस्वी में बंबई प्रेसिडेंसी में समाप्त हुआ और मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो 1829 में बंगाल प्रेसिडेंसी में, 1830 ईस्वी में बंबई प्रेसिडेंसी में। जबकि पूरे भारत में आपको अगर पूछा जाए सती प्रथा को कब बैन किया गया, तो 1861 ईस्वी में पूरी तरह से इसको बंद कर दिया गया। देखिए, हर एक अच्छे काम का भी विरोध होता है, हर एक बुरे काम का भी विरोध होता है। आप अच्छे से अच्छे काम कीजिएगा तो इसका विरोध होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी अच्छा काम हुआ है तो उसका कोई न कोई विरोध किया है। अब जैसे देख लीजिए, यहां देख सकते हैं सती प्रथा को अंत करने का प्रयास किया राजा राम मोहन राय, अच्छा काम था, लेकिन वही उन्हीं के कार्यों का विरोध किया गया राधा कांत देव के द्वारा। राधा कांत देव ने राजा राम मोहन राय के विचार से प्रभावित, मतलब विचारों का विरोध किया और कहा कि सती प्रथा अच्छा है। यानी सती प्रथा का इन्होंने क्या किया, समर्थन दिया। देखिए, जहां एक और सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया, वहीं राधा कांत देव धर्म सभा की स्थापना किया और संगठित होकर के लोगों को कहा कि सती प्रथा सही है, इसे समाप्त नहीं करना है। जबकि अंग्रेज के द्वारा यह कानून बना दिया गया। अगर आपसे प्रश्न पूछता है सती प्रथा का समर्थन किसने किया था और किस सभा के माध्यम से किया था, तो व्यक्तिगत नाम पूछा जाए तो राधा कांत देव, और संस्था का नाम पूछा जाए तो धर्म सभा, और धर्म सभा की स्थापना हुई थी 1830 ईस्वी में। उसके बाद आप एक बात याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय मुगल सम्राट अकबर द्वितीय का पेंशन को लेकर के लंदन गए थे।
यानी मुगल बादशाह अकबर द्वितीय अंग्रेजों का पेंशनर थे और इनका अंग्रेजों ने पेंशन रोक दिया था। तो इनके पेंशन को लेकर के राजा राम मोहन राय लंदन गए थे और उस समय तत्कालिक प्रधानमंत्री विलियम चतुर्थ था। विलियम चतुर्थ ने इसके पेंशन को चालू कर दिया था और इन्हीं के पेंशन के क्रम में जब ये लंदन गए थे और लंदन से जब वापस आए थे तो इन्हें अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि दिया गया था। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया, तो राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया। और पुनः लंदन में ही 27 सितंबर 1833 ईस्वी को ब्रिस्टल शहर में, लंदन के ब्रिस्टल शहर में इनका मृत्यु हो गया था। और इनका जब मृत्यु हो गया तो इनके मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी आप कहिए या यूं कहिए कि इनके मृत्यु के बाद ब्रह्म सभा का नेतृत्व किसने किया, तो रामचंद्र विद्या वागिस के द्वारा ब्रह्म समाज की विचारधारा को आगे बढ़ाया गया। उसके बाद फिर इस संस्था का नेतृत्व संभाला देवेंद्रनाथ टैगोर और देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म सभा को आगे बढ़ाने का काम किया। 1839 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया। इसको भी आप स्टार मार्क लगा के रखिए। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया, देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। यहां याद रखिएगा कि देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी नामक एक पत्रिका भी चलाया गया था। तो तत्वबोधिनी नामक पत्रिका किसने चलाया, देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा के माध्यम से तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किया। तो देवेंद्रनाथ टैगोर आगे चल करके केशव चंद्र सेन को भारतीय ब्रह्म समाज में जोड़े। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं धर्म सभा, ये राधाकांत देव का था और ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय का था। तो केशव चंद्र सेन राजा राम मोहन राय की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए केशव चंद्र सेन को लाया। और केशव चंद्र सेन ये नए विचारधारा के लोग थे और देवेंद्रनाथ टैगोर ये पुराने विचारधारा के लोग थे। इनका मानना था, केशव चंद्र सेन का मानना था कि राजा राम मोहन राय की जो विचार है यानी ब्रह्म सभा की जो विचारधारा है ये भारत तक ही सीमित रहे, बंगाल के अलावा भारत तक ही सीमित रहे। जबकि केशव चंद्र सेन का मानना था कि इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैलाया जाए। यानी देवेंद्रनाथ टैगोर चाहते थे कि इसका विस्तार भारत में हो, जबकि केशव चंद्र सेन का मानना था कि इसका विस्तार भारत के अलावा लगभग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैलाना चाहते थे। तो इस विचारधारा के कारण दोनों में टकराहट उत्पन्न हो गई और टकराहट उत्पन्न होने के कारण स्वाभाविक है विभाजन होगा। तो यहीं से ब्रह्म समाज में विभाजन देखने को मिलता है। तो ब्रह्म समाज में विभाजन पहली बार कब हुआ, अगर प्रश्न से आपसे पूछा जाए तो 1866 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया, एक आदि ब्रह्म समाज और एक भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व किए देवेंद्रनाथ टैगोर और भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था केशव चंद्र सेन। 1872 ईस्वी में भारतीय ब्रह्म समाज के द्वारा ही नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था। यहां ध्यान रखिएगा, इस समय नेटिव मैरिज एक्ट जो पारित किया था, इस समय गवर्नर जनरल नॉर्थब्रुक था, लॉर्ड नॉर्थब्रुक था और लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने ही नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया था। और भारत में पहला ऐसा एक्ट था जिसमें पहली बार लड़कियों के लिए विवाह का आयु निर्धारण किया गया था। और पहली बार लड़कियों के लिए जो विवाह का आयु निर्धारण किया गया था उसमें 14 वर्ष लड़की के लिए रखा गया था और 18 वर्ष लड़का के लिए रखा गया था। उसके बाद फिर आगे चल करके केशव चंद्र सेन ने ही अपने इस विचारधारा यानी भारतीय ब्रह्म समाज के विचारधारा के विरुद्ध गए। इन्होंने कुछ बिहार के राजा के साथ अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कर दिया। देखिए, लड़की का विवाह का उम्र 14 वर्ष था और इनकी एक पुत्री थी 13 वर्ष की थी। उनका विवाह, उस लड़की का विवाह यानी अपनी पुत्री का विवाह इन्होंने बंगाल में एक कुछ बिहार जगह पड़ता है, कुछ बिहार के राजा के साथ ये विवाह कर दिए।
जिस कारण भारतीय ब्रह्म समाज में फूट पड़ने लगी। यानी कि कानून बनाने वाले लोग ही, नियम बनाने वाले लोग ही नियम का उल्लंघन करेंगे तो स्वाभाविक है आपका फॉलोअर्स घटेगा, यानी आपकी विचारधारा को लोग नहीं मानेगा। तो फिर से दोबारा 1878 ईस्वी में भारतीय ब्रह्म समाज में विभाजन हुआ और विभाजन होकर के एक नई संस्था बनी जिसे साधारण ब्रह्म समाज कहा जाता है। और साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन बोस के द्वारा स्थापित किया गया था। आनंद मोहन बोस के द्वारा स्थापित किया गया था। अब देखिए एक चीज आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे डेविड हेयर की सहायता से। उसके बाद 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय, हम बताए थे आपको कि राजा राम मोहन राय अंग्रेजों के समर्थक थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि पूरी तरह से समर्थन ही करते थे। कलकत्ता में इन्होंने यूनिटेरियन की स्थापना किया 1821 ईस्वी में। और जब अंग्रेज जूरी एक्ट को पारित किया था 1827 ईस्वी में, तो अंग्रेजों के द्वारा पारित की गई इस जूरी एक्ट का राजा राम मोहन राय ने विरोध किया था। और इस बात को लेकर के विरोध किया था कि कहा था कि ये एक्ट हिंदू और मुस्लिमों के बीच एक अंतर्द्वंद पैदा कर सकता है। और देखिए, जो कहीं आपको दिख रहा है कि राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे, इस बात को मान सकते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे, लेकिन जहां अंग्रेजों ने भारतीय समाज को तोड़ने का प्रयास किया, वहीं पर राजा राम मोहन राय इसका विरोध भी किए हैं। तो राजा राम मोहन राय ने जूरी एक्ट का विरोध किया था। जूरी एक्ट कब पारित हुआ था? 1827 ईस्वी में। और इस तरह से हमने भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के तहत हमने राजा राम मोहन राय के जीवन परिचय को समझा और इनके द्वारा स्थापित की गई संस्था ब्रह्म समाज को समझा। किस तरह से ब्रह्म समाज भारत में फैली, भारतीय समाज में, भारतीय धर्म में फैली ही कुरीति को नष्ट किया। तो एक विचारधारा जो होता है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ये हमने इस लेक्चर में कवर किया। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें पसंद आई होगी, है ना। अगर आपको लग रहा है कि हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो इसे आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।